हमारे ट्रांसफार्मर के लिए तीसरी क्लास है, ठीक है। और तीसरी क्लास में हम जो है कि ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, ठीक है, पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। पहले हम पढ़ेंगे आउटपुट वोल्टता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है बच्चों, इसमें आता है हमारा दो प्रकार से, ठीक है। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और हमारा दूसरा आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जो क्या करता है कि वोल्टेज को क्या करे, स्टेप अप कर दे, मतलब कि वोल्टेज को बढ़ा दे और करंट की वैल्यू को क्या कर दे, घटा दे। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा दे तथा करंट की वैल्यू को क्या कर दे, कम कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे, ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज की वैल्यू को क्या करे, घटा दे तथा करंट की वैल्यू को बढ़ा दे। एसी क्वांटिटीज वोल्टेज और करंट दोनों में परिवर्तन होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, E2 इज ग्रेटर देन E1। स्टेप अप के लिए यही ना होगा कि E2 क्या होगा, E1 से क्या होगा, बड़ा होगा, तब E2 इज ग्रेटर देन E1। तो N2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, N1 होगा, ठीक है। E2 इज ग्रेटर देन E1, तो N2 इज ग्रेटर देन N1। और करंट के लिए क्या होगा, I1 इज ग्रेटर देन I2। ये बता रहा है कि सेकेंडरी साइड में वोल्टेज का मान अधिक होगा स्टेप अप के केस में प्राइमरी की अपेक्षा। उस समय नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, प्राइमरी में सेकेंडरी में क्या होंगे, अधिक होंगे। वोल्टेज जहां पर अधिक होगा वहां पे नंबर ऑफ टर्न अधिक होंगे तथा प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, कम होंगे। किसकी अपेक्षा, सेकेंडरी की अपेक्षा। और वहां पे करंट का मान क्या होगा, प्राइमरी में कम होगा तथा सेकेंडरी में क्या होगा, अधिक होगा। सॉरी, प्राइमरी में करंट का मान अधिक होगा और सेकेंडरी में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और स्टेप डाउन के लिए केस क्या होगा, E1 इज ग्रेटर देन E2। मतलब प्राइमरी का वोल्टेज क्या है, अधिक है, किसकी अपेक्षा, सेकेंडरी की अपेक्षा। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, प्राइमरी का अधिक होगा, किसकी अपेक्षा, सेकेंडरी की अपेक्षा, ठीक है। मतलब हम कहेंगे जहां पे नंबर ऑफ टर्न जिस बाइंडिंग में अधिक होगी वहां पर वोल्टेज क्या होगा, अधिक होगा। जहां पर नंबर ऑफ टर्न जिस साइड में या जिस मतलब कह लें कि प्राइमरी या सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, तो जिस साइड में नंबर ऑफ टर्न अधिक होगा वहां पर वोल्टेज क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। और जिधर नंबर ऑफ टर्न कम होंगे उधर वोल्टेज क्या होंगे, कम होंगे। यहां पे करंट के लिए क्या होगा, I2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, I1। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो हम
इसके लिए लिख सकते हैं क्या, स्टेप अप के लिए इसका यूज हम कहाँ करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत जनन केंद्र पर अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न किए गए वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये किस प्रकार के होते हैं, प्रायः यह डेल्टा प्रकार के होते हैं। मतलब कि इनके अंदर जो कनेक्शन किया जाएगा ना, वो किस में किया जाएगा, डेल्टा में किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा, स्टेप डाउन के लिए क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन के लिए मैंने बताया था E1 इज ग्रेटर देन E2, तो N1 इज ग्रेटर देन En2 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, I2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, I1 होगा। ठीक है, E1 इज ग्रेटर देन E2, मतलब प्राइमरी साइड में क्या है, E1 का मान अधिक है। डाउन कर रहे हैं तो सेकेंडरी साइड में क्या हो रहा है, E2 हो जा रहा है। मतलब कि प्राइमरी साइड के वोल्टेज से सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रहा है। वहाँ पे फेरों की संख्या की बात करें तो प्राइमरी साइड का इस साइड में वोल्टेज अधिक है प्राइमरी साइड में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न क्या है, अधिक है। किसकी अपेक्षा, सेकेंडरी की अपेक्षा। और वहाँ पे करंट का मान क्या हो रहा है, सेकेंडरी में अधिक हो रहा है। किसकी अपेक्षा, प्राइमरी साइड में जो करंट है। ठीक है, I1 की अपेक्षा I2 का मान क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर किस प्रकार का होता है, यह प्रायः डेल्टा स्टार प्रकार के होते। ठीक है बच्चों, मतलब कि इनके अंदर जो कनेक्शन किया जाएगा डेल्टा स्टार में किया जाएगा, क्योंकि हमें न्यूट्रल कनेक्शन प्राप्त करना होता है। ठीक है, अब बात करेंगे, इसको मिटा दें। ठीक ना, तो हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा पहला था आउटपुट वोल्टता के आधार पर। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, कोर की संरचना के आधार पर। ठीक है, लिख सकेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कोर ना, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्या होती है कोर, क्यों लगाई जाती है कोर किसी ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, उसके बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोर का उपयोग क्यों किया जाता है किसी ट्रांसफार्मर के अंदर, मतलब कि कोर का उपयोग हम ट्रांसफार्मर के अंदर इसलिए करते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी साइड में उत्पन्न हो रहा है उसे सेकेंडरी साइड में सघन माध्यम से ना, मतलब एक पथ प्रदान करने के, उस फ्लक्स के लिए एक पथ प्रदान करने के लिए, सघन पथ प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर का यूज करते हैं। इस माध्यम से फ्लक्स क्या होते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में पहुंचते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे
इसमें लिख लेंगे, कोर के बारे में थोड़ा सा जान लें। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय परिपथ को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय परिपथ को पूर्ण तथा सघन बनाने के लिए कोर का प्रयोग किया जाता है। कोर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे कोर का प्रयोग किस धातु का कोर बना होगा ना, तो हम बात करेंगे हमारी जो कोर बनी होती है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील की बनी होती है, हमारी कोर किसकी बनी होती है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील की बनी होती है। ठीक है, अब ये ठोस नहीं होती है, मतलब बनाएंगे तो पूरा ढाल के इनको नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? कि लॉसेस का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं बनाएंगे डाल के? क्योंकि लॉसेस का मान बढ़ जाएगा। इनकी पत्तियां होती हैं जो कि लेमिनेटिव होती हैं। पत्तियां एक दूसरे से क्या होंगी? इंसुलेशन के माध्यम से अलग अलग बनी होती है, ताकि लॉसेस को हम क्या करें? कम कर सके ना। कई पत्तियों को बीच में हम क्या करते हैं? लेमिनेट करके जोड़ के हम क्या करते हैं? कोर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे लौह कोर ठोस पदार्थ की नहीं बनाई जाती हैं, नहीं बनाई जाती हैं, क्योंकि नहीं बनाई जाती हैं लौह कोर ठोस पदार्थ की नहीं बनाई जाती हैं क्योंकि एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस का मान काफी बढ़ जाता है। इसलिए लेमिनेटेड एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए लेमिनेटेड
कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का बनाया जाता है। इसलिए क्या करते हैं हम लौह कोर को हम क्या करते हैं, ठोस पदार्थ का नहीं बनाते हैं। अगर बनाएंगे तो ये लॉस दोनों क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इन लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का इन्हें हम बनाते हैं। ठीक है, अब लोहे में इनका परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, बात करेंगे। लौह कोर को बनाने के लिए लोहे में 3.8% से 4.5% तक सिलिकॉन धातु क्या की जाती है, सिलिकॉन धातु मिश्रित की जाती है, लौह कोर को बनाने के लिए बच्चों करते क्या है, लोहे में 3.8 से 4.5% तक क्या करते हैं, सिलिकॉन धातु मिश्रित करते हैं। अब इन जो हमारी ये पत्तियां होती है कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, इनकी मोटाई क्या होती है बच्चों, इनको कितना मोटा हम मतलब पत्तियां यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे इनकी मोटाई, पत्तियों की मोटाई जो होती है बात करेंगे, इनकी मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm तक यूज करते हैं। इन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, 0.35 mm से 0.5 mm तक हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ कोर की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको समझ लें। ठीक है बच्चों, कोर की कुछ हम क्या करें, प्रॉपर्टीज को समझ लें, है ना, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम कोर की संरचना के आधार पर हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का फिर वर्गीकरण करेंगे। ठीक ना बच्चों, तो ठीक है बच्चों, तो हम यहां पे पढ़ लें थोड़ा सा कोर की प्रॉपर्टीज। कोर की प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब कोर के क्या हैं गुण हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या गुण होने चाहिए कोर के अंदर ना, पहला हम पढ़ेंगे हाई परमियाबिलिटी, है ना, हाई ठीक है, हाई परमियाबिलिटी मतलब उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए। किसी गुण के अंदर, किसी कोर के अंदर ये गुण होना चाहिए कि उसकी चुंबकशीलता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, उसकी परमियाबिलिटी क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, लो रिलक्टेंस होना चाहिए। हाई परमियाबिलिटी और क्या होना चाहिए, लो रिलक्टेंस होना चाहिए। ठीक है, हाई परमियाबिलिटी उच्च चुंबकशीलता, है ना, तो परमियाबिलिटी बराबर क्या होता है, परमियाबिलिटी इज इक्वल टू होता है B/H। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बटा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होती है, वो क्या कहलाती है, तो चुंबकशीलता कहलाती है। तो इसका मान क्या होना चाहिए, चुंबकशीलता का मान क्या होना चाहिए, कोर की अधिक होनी चाहिए, लो रिलक्टेंस होना चाहिए। मतलब फाई बराबर होता है फ्लक्स,
या लिख सकते हैं फ्लक्स, फ्लक्स फाई बराबर होता है क्या, एफएम, या मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, या मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, है ना, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स भी बोलते हैं, या एम भी बोलते हैं, बटा क्या हो जाएगा, आर एम होगा। मतलब अगर ये वैल्यू मैग्नेटिक रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, जब ये कम होगा तो इसका मान अधिक होगा। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना है, समझ में आ रहा है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको अगर आप नोट करना चाहें नोट्स बनाते चलिए बच्चों। जो भी कंटेंट आपको दिए जाएंगे, मतलब जो भी बताया जाएगा वो बहुत ही अच्छे ढंग से, बाकी हम सब्जेक्टिव कराने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, ठीक है। तो मिटा दें बच्चों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, अक्सर ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना, तो इसको आप भूलिएगा मत, ठीक ना। टोटल चीज़ें आप नोट करते जाइए, जितने स्टार बनाए हैं इसमें से पूछ देता है कि लौह कोर बनाने के लिए लोहे में कितने % सिलिकॉन धातु मिश्रित की जाती है, तो हमें पता होना चाहिए कि 3.8 से 4.5% तक क्या करते हैं, सिलिकॉन धातु हम क्या करते हैं, मिश्रित करते हैं। अब पूछेगा कि हम जो लेमिनेटिव पत्तियां यूज करेंगे उनकी मोटाई क्या होगी, तो 0.35 mm से 0.5 mm तक उनकी मोटाई रखी जाती है, ठीक है। कोर की संरचना के आधार पर हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, इसमें आता है पहला हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है बच्चों। दूसरा आएगा हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तीसरा आता है बच्चों हमारा बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। बच्चों पहले हम पढ़ेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे ना। इधर हेडिंग डाल लें पहला, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है बच्चों। इसका हम फिगर बनाएंगे, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे ना। बच्चों हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम करते क्या हैं कि एक ही, मतलब जो मध्य भुजा होती है उसी पर हम क्या करते हैं, प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए हम पत्तियों का यूज करेंगे ना, हमने बताया स्टैंपिंग पत्तियों का यूज करेंगे ना। तो मैंने बताया है कि लेमिनेटिव पत्तियां यूज करते हैं, तो इसे बनाने के लिए कौन कौन सी पत्तियां यूज की जाती हैं, ई पत्ती यूज कर लेंगे, आई यूज कर लेंगे, और यम भी यूज करते हैं, तथा टी और यू ना। अगर टी को इसमें डाल दें तो ऐसा बन जाएगा कि नहीं बनेगा ना। अगर टी को हम यू के अंदर पिरो दें तो क्या होगा, सेल टाइप कोर बनेगा कि नहीं बनेगा ना। तो हम लिख लेंगे इस कोर को बनाने के लिए ई आई एम व टी यू प्रकार की, टी यू आकृति की स्टैंपिंग के
आकृति की स्टैंपिंग प्रयोग करके दोहरी आयताकार कोर तैयार की जाती है। देख रहे हैं बच्चों, एक ये है और एक ये है ना। ई और आई मिला के हम क्या करें, दोहरी आयताकार कोर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब करते क्या, बाइंडिंग कहाँ करते हैं, सेल टाइप ट्रांसफॉर्म बाइंडिंग कहाँ करते हैं, मध्य भुजा पर करते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे बच्चों, इसको नोट करते चलिए। ठीक है, की जाती हैं ना, इसको नोट करते हुए चलिए ना। लिख लेंगे इस कोर की मध्य भुजा पर, इस कोर की मध्य भुजा पर प्राइमरी तथा उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित करते हैं ना। इस कोर की मध्य भुजा पे क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग करते हैं ना, फिर उसके बाद पेपर लगाएंगे इंसुलेटिंग ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग स्थापित करते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए बच्चों। ठीक है, लिखेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स के, मैग्नेटिक फ्लक्स के दो पथ होते हैं ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं, दो पथ होते हैं। देख रहे हैं, ये हमारा फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है और ये एक φ1 में बदल जा रहा है, एक क्या हो रहा है, मतलब ये दोनों, ये फ्लक्स के दो भागों में बढ़ जा रहा है ना। मतलब रास्ते दो हैं तो अलग अलग जगहों से क्या करते हैं, ये मतलब चले जाते हैं। ठीक ना, फ्लक्स फाई जो उत्पन्न होगा ये कहाँ से जाएगा, एक इधर से चला जाता है और एक इधर से चले जाते हैं। कुछ फ्लक्स क्या करेंगे, इधर से जाएंगे, मतलब इनके दो रास्ते मिल जाते हैं ना। इसलिए लिख लेंगे, इसलिए फ्लक्स लीकेज क्या होता है, कम। इसलिए फ्लक्स का लीकेज कम होता है। इसलिए फ्लक्स का लीकेज क्या होगा, कम होता है। ठीक ना, इसलिए फ्लक्स का लीकेज क्या होता है बच्चों, कम होता है ना। अब आगे लिखेंगे बच्चों, क्या कहाँ यूज करेंगे इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का, तो लिखेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर का उपयोग लो वोल्टेज ना हाई करंट, लो वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ करते हैं, मतलब जहाँ पे कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है और हाई करंट की, है ना।
इस ट्रांसफार्मर का उपयोग वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के रूप में किया जाता है। क्योंकि बच्चों हमें वेल्डिंग में हाई करंट की ज़रूरत होती है, इसलिए इस ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ करते हैं? वेल्डिंग मशीन में यूज करते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक ना। बच्चों हमारा ये है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम किन पत्तियों को मिला के इनका हम निर्माण करेंगे या किस कोर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें होता है यू आई व यल ना, यू आई व यल ना, इनके दो दो सेट लेंगे तब जाके इन पत्तियों का निर्माण होगा। जैसे यू लेंगे, इसके साथ आई ले लेंगे ना, तो बन गया। यल ले लेंगे तो यल से तो बनेगा नहीं, इनका एक सेट और लेंगे, ऐसे ले लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब कि इनके दो सेट लेंगे, यू और आई, और यल के भी दो सेट लेंगे, तो हम क्या करेंगे? कोर टाइप कोर मतलब कोर हम बना लेंगे, या कोर टाइप हम ट्रांसफार्मर का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कोर टाइप या कोर के निर्माण के लिए, कोर के निर्माण के लिए यू आई व यल आकृति की स्टैंपिंग के दो सेट प्रयोग करके कोर टाइप ट्रांसफार्मर का निर्माण करते हैं। यू आई व यल आकृति के स्टैंपिंग के दो सेट प्रयोग करके हम क्या करेंगे? कोर टाइप ट्रांसफार्मर का हम क्या करेंगे? निर्माण कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स के कितने रास्ते हैं? एक ही रास्ता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स जाने के कितने रास्ते हैं? एक रास्ते होते हैं ना। इसमें लिख सकते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कोर टाइप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों भुजाओं, मतलब प्राइमरी इस पर या सेकेंडरी इस पर, प्राइमरी इस पर स्थापित की जाती हैं, पर स्थापित की जाती हैं। इसे लिंब भी कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं? लिंब ना, मतलब दोनों लिंबों पर क्या करते हैं? इन प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। जबकि सेल टाइप में क्या था? केवल मध्य भुजा पर ही प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करते थे? स्थापित करते थे ना, मध्य भुजा पर ही हम क्या करते थे? इसी पर प्राइमरी भी कर लेते थे। ठीक है, इसी पर क्या करते थे? सेकेंडरी भी स्थापित करते थे। ठीक है बच्चों ना, इसमें लिखेंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए आप। ठीक है, कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं।
ठीक है। ठीक बच्चों, मिटा दें। लिख लीजिए आगे, लिख लीजिए कि जिस भुजा पर या कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जिस पर वाइंडिंग स्थापित की जाती है उसे लिंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लेंगे इसमें आगे, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स के कितने रास्ते हैं? एक ही रास्ता है ना। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ उत्पन्न होता है तो इसी रास्ते से जाएगा ना, एक ही रास्ता है ना। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स का केवल एक ही रास्ता या पथ होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के कितने रास्ते हैं? एक ही रास्ता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे लिखें नो, लिख लें, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एलवी वाइंडिंग को, इसको बोलेंगे लो वोल्टेज वाइंडिंग। एलवी वाइंडिंग को कोर के पास में स्थापित करने से कम इंसुलेटिंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। इस बाइंडिंग को कोर के पास में स्थापित करने से इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करेंगे? कम लगेंगे। ठीक है बच्चों, अगला हमारा टॉपिक रहेगा बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, आज के लिए बस बच्चों इतना ही। ठीक है।